हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस कहानी में। मैं राधिका हूँ और आज मैं आपको अपने जीवन का वो हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था। एक अच्छा घर, पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी एक खालीपन था जो धीरे धीरे मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मेरी शादी संजय से हुई जब मैं 24 साल की थी। संजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। शुरू के 10 साल बहुत खूबसूरत थे। हम दोनों मिलकर छोटी छोटी खुशियाँ मनाते। रोहन का जन्म हुआ तो घर में रोशनी आ गई। फिर नेहा आई। संजय कहते, राधिका, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। मैं उनके लिए खाना बनाती, बच्चों को संभालती और शाम को छत पर बैठकर चाय पीते हुए भविष्य की बातें करते। मेरे माँ बाप ने भी बहुत मेहनत की थी। पापा सरकारी क्लर्क थे, माँ घर संभालती थीं। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी ताकि मैं अच्छे घर में जा सकूं। मैं हमेशा सोचती कि मैं भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही बलिदान करूंगी। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। संजय की प्रमोशन हुई, जिम्मेदारियां बढ़ीं। सुबह 7 बजे घर से निकलते, रात 11 बजे लौटते। वीकेंड पर भी मीटिंग्स, ट्रिप्स, क्लाइंट डिनर। रोहन अब इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था, नेहा 12वीं में। दोनों की पढ़ाई का प्रेशर, फीस, कोचिंग, ट्यूशन। मैं अकेली घर संभालती। सुबह बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजती, फिर पूरे दिन खाली कमरों में घूमती। टीवी देखती, किताबें पढ़ती, लेकिन मन नहीं लगता। पड़ोस की आंटियां कहती, राधिका, तुम तो भाग्यशाली हो, इतना बड़ा बंगला, कार, नौकर चाकर। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से रोती। संजय से कहती, कुछ समय निकालो ना। वे थके हुए कहते, राधिका समझो, ये प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। अगले साल छुट्टी लेंगे। लेकिन अगला साल कभी नहीं आता। एक दिन हमारे पुराने नौकर रामदास जी की तबीयत खराब हो गई। वे 20 साल से हमारे साथ थे। रामदास जी ने फ़ोन किया, मेम साहब, मेरी कमर का दर्द बढ़ गया है, मैं 10-15 दिन नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मेरा भतीजा अमित है, वो आ जाएगा। बड़ा मेहनती लड़का है, बीटेक कर रहा है, सारा काम संभाल लेगा। मैंने कहा, ठीक है काका, भेज दीजिए। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक साधारण सा लड़का खड़ा था। अमित, उम्र 22 साल, साफ सुथरा, सफ़ेद शर्ट और काली पैंट, आंखों में पढ़ाई की चमक। उसने हाथ जोड़े। नमस्ते मैडम, मैं अमित हूँ, चाचा ने भेजा है। उसकी आवाज़ में एक सादगी थी जो दिल को छू गई। मैंने कहा, अंदर आओ बेटा। अमित ने काम शुरू किया। गाड़ी धोई, बगीचा साफ किया, बच्चों के कमरे ठीक किए, सामान बाजार से लाया। रामदास जी से कहीं ज़्यादा तेज़ और ईमानदार। 2-3 दिन में ही घर की रौनक लौट आई। मैंने देखा कि वह काम करते करते भी किताब पढ़ लेता। एक दिन मैंने पूछा, अमित, तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने शर्माते हुए बताया, मैडम, मैं पार्ट टाइम बीटेक कर रहा हूँ। पापा गुजर गए थे, माँ बीमार रहती हैं, 2 छोटी बहनें हैं, मैं काम करके फ़ीस जुटाता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा, ये लड़का कितनी मुश्किल में है, फिर भी हार नहीं मान रहा। मैंने उसे चाय दी, कुछ पुरानी किताबें दीं जो रोहन के पास पड़ी थीं। धीरे धीरे हम बातें करने लगे। सुबह जब वह काम करता, मैं बरामदे में बैठकर उससे पूछती, आज कॉलेज कैसा रहा? वह बताता, मैडम, आज सर्किट थ्योरी का टेस्ट था, थोड़ा मुश्किल था। मैं उसे समझाती, कोशिश करो बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रोहन और नेहा भी उसे भाई की तरह मानने लगे। नेहा कहती, भैया, ये मैथ्स का सवाल समझा दो ना। अमित बैठकर घंटों समझाता। मैं देखती और सोचती, मेरे अपने पति को इतना समय नहीं मिलता बच्चों के लिए, ये अनजान लड़का इतना दे रहा है। धीरे धीरे मैं उससे अपनी बातें भी शेयर करने लगी। एक शाम मैंने कहा, अमित, संजय जी इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों से भी बात नहीं हो पाती। मैं अकेली पड़ गई हूँ। वह चुपचाप सुनता, फिर कहता, मैडम, परिवार में सबको समय देना चाहिए, लेकिन कभी कभी काम की मजबूरी होती है। मैंने उसे और मदद करना शुरू कर दिया। पहले छोटी छोटी, उसकी फ़ीस के लिए 2000 रुपये, फिर कोचिंग के लिए किताबें। मैं अपने पर्स से निकालती,
संजय को नहीं बताती। सोचती वे तो पूछेंगे भी नहीं, इतने व्यस्त हैं। एक दिन अमित ने बताया कि उसकी छोटी बहन की फीस नहीं जमा हो पा रही, 10,000 रुपये चाहिए। मैंने बिना सोचे अपने गहनों का एक पुराना सेट बेच दिया और पैसे दे दिए। उसने मना किया, लेकिन मैंने कहा, बेटा ये मेरी तरफ से है, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। धीरे धीरे ये मदद बढ़ती गई। मैं अमित के आने का इंतज़ार करने लगी। सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती। जब वह काम करता मैं पास बैठकर बातें करती। पड़ोस की एक आंटी ने एक दिन मजाक में कहा, राधिका तुम्हारा ये नया नौकर तो बहुत अच्छा है, घर की रौनक बढ़ गई है। मैं हंसती, लेकिन अंदर से डर लगने लगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैं रुक नहीं पाई। एक रात संजय बहुत थके हुए आए। मैंने कहा, आज अमित ने नेहा के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। संजय ने सिर्फ सिर हिलाया और सो गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं गलत कर रही हूँ? लेकिन फिर सोचती, मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़के की मदद कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? फिर एक दिन अमित ने बताया कि उसका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, कोचिंग के लिए 15,000 रुपये चाहिए। मैंने सोचा, अब तो फिक्स्ड डिपॉजिट से निकाल लूँगी, संजय को बाद में बता दूँगी। मैं बैंक गई, पैसे निकाले और अमित को दे दिए। उसने बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा, बेटा ये लोन समझ लो, जब जॉब लग जाए तो लौटा देना। उसके बाद मैंने अमित से अपनी सारी बातें शेयर करनी शुरू कर दी। संजय जी कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने इतनी सालों से घर संभाला, लेकिन उन्हें लगता है मैं सिर्फ घरेलू औरत हूँ। अमित सुनता, सलाह देता, मैडम एक बार खुलकर बात कर लीजिए। लेकिन मैं कहती, वे सुनते कहाँ हैं। धीरे धीरे मैं घर के कामों में भी कम ध्यान देने लगी। नेहा के एग्ज़ाम पास थे, लेकिन मैं उसके साथ कम बैठती। रोहन कहता, मम्मी आप ठीक तो हो? मैं कहती, हाँ बेटा, बस थकान है। लेकिन असल में मैं अमित के आने का इंतज़ार करती। एक दिन संजय ने पूछा, राधिका बैंक से इतने पैसे क्यों निकाले? मैं घबरा गई, लेकिन झूठ बोल दिया, नेहा की कोचिंग के लिए। संजय ने यकीन कर लिया, लेकिन मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। अमित की माँ और छोटी बहन घर आईं। अमित ने कहा, मैडम ये मेरी माँ और बहन हैं, उन्होंने आपसे मिलना चाहा। उसकी माँ ने मेरे पैर छुए। बेटी तुमने हमारे लिए इतना किया, लेकिन हम गरीब हैं, फिर भी इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। अमित ने बताया, तुमने कितनी मदद की, लेकिन अब हम नहीं ले सकते, ये पैसे वापस ले लो। मैं स्तब्ध रह गई। अमित ने आगे कहा, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप खुद बहुत अकेली हैं। आप अपने पति से बात क्यों नहीं करती? मैं एक बाहरी आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपकी मदद से बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी मंगेतर भी है, अगले साल शादी है, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। उस पल मुझे अपनी सारी गलतियाँ याद आ गईं। मैंने एक गरीब परिवार की इज्जत को अपने अकेलेपन का सहारा बनाया था। मैंने अपने पति से छुपाकर पैसे निकाले, बच्चों को नज़रअंदाज किया और एक बाहरी लड़के को अपने परिवार से ज़्यादा महत्व दिया। आंसू निकल आए। मैंने कहा, अमित बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत गलत कर रही थी। जब संजय रात को आए तो मैं रोते हुए उनके सामने बैठ गई। संजय मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे छुपाकर पैसे निकाले, अमित को दिए। मैं अकेली पड़ गई थी, तुम्हारे व्यस्त रहने से मैं टूट रही थी, लेकिन अब समझ आया कि गलत रास्ता चुनकर मैंने अपनी इज्जत, अपने परिवार का विश्वास तोड़ा। संजय चुप रहे, फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। राधिका मुझे भी माफ़ कर दो, मैं प्रमोशन के चक्कर में तुम्हें, बच्चों को भूल गया। कल से मैं छुट्टी लेता हूँ, हम सब मिलकर घूमने जाएंगे और अमित की मदद भी करेंगे, लेकिन सही तरीके से। उस दिन के बाद सब बदल गया। संजय ने ऑफिस में काम कम किया, वीकेंड परिवार को देते। हमने नेहा के एग्ज़ाम के लिए साथ पढ़ाई की, रोहन के साथ क्रिकेट खेला। मैंने योग शुरू किया, पड़ोस की महिलाओं के साथ सोशल वर्क ज्वाइन किया। अमित अब भी आता है, लेकिन अब सही तरीके से। संजय ने उसे कंपनी में इंटर्नशिप दिलवाई, उसकी मेहनत से। उसकी शादी हो गई, हम सब गए थे। दोस्तों आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो शर्म से सिर झुक जाता है। मैंने अपने अकेलेपन को भरने के लिए एक बाहरी लड़के की ज़िंदगी में दखल दिया, अपने परिवार से छुपाया, अपनी मर्यादा को ख़तरे में डाला। लेकिन मैं खुश हूँ कि समय रहते रुक गई। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची खुशी अपने घर में, अपने परिवार में छिपी होती है।
जब तक हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करेंगे, रिश्ते कमज़ोर होते जाएंगे। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना या अपनी कमज़ोरी को किसी बाहरी पर डालना गलत है। वफ़ादारी, विश्वास और समय देना ही परिवार की नींव है। अगर आप भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने साथी से, अपने बच्चों से बात कीजिए। गलत कदम कभी सही राह नहीं दिखाता। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी, एक अकेलेपन की कहानी जिसने मुझे सिखाया कि परिवार सबसे ऊपर है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगा। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कुल शब्द संख्या लगभग 200।